जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। और ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। इसके अंडर में हम नियर अबाउट आज 13 से 14 टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक में जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक सब कुछ इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट हम करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो डैमेज रिकवरी बिल जो उत्तराखंड ने लाया है, उसको हम देखते हैं। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, जीएस पेपर 2 क्योंकि कहीं ना कहीं ये कर्व कर रहा है ना, जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है आर्टिकल 19 के अंडर में। ओके, तो वी विल सी आफ्टर दैट। जीएस पेपर 3 भी होगा क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर। ओके, देन वी विल स्टडी दिस एक एग्जाम्पल ऑफ द करीज। दो पर्सन है तमिलनाडु के, उन्होंने एक ट्रेन पे की पटरी पे एक ट्रक फंस गया था और उधर से ट्रेन आ रहा था। ट्रेन उसको कोलाइड न करे ट्रक से, तो ये लोग दौड़ते दौड़ते गए और उसको टॉर्च से, रात का समय था, 12:30 1 बज रहा था, तो टॉर्च से इंडिकेट किया। तो जो लोकोमोटिव पायलट था उसको लगा कि कुछ तो है, वो स्टॉप कर दिया। तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स इन करेज। ओके, so this will be, then we will study this राज्यसभा इलेक्शन जो जा रहा है उसमें हम देखेंगे कि राज्यसभा का जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं कि उसका इलेक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा उसको देखेंगे। उस पर काफ़ी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे ताकि क्लियरिटी आए। उसके बाद हम देखेंगे एनजीटी ने 53 डिस्ट्रिक्ट को, सिटीज को बोला है कि आप अपना जो रिपोर्ट है कि आपने पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या स्टेप लिए, कितना कम हुआ, तो उस पर दीजिए। तो इन्वायरमेंट टॉपिक के अंडर में जीएस पेपर 3 मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा। अत्तुकल पोंगला, ये तिरुवनंतपुरम में एक सेरेमनी मनाई जाती है। अभी जो फेब और मार्च का महीना है इसी टाइम पे होता है, तो ये आर्ट एंड कल्चर के अंडर में पढ़ेंगे जीएस पेपर 1। आफ्टर दैट हम ये पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द टेम्पल इन द तेलंगाना सोज द स्प्रेड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य का रीन देखेंगे कि अभी तक हमें लगता था कर्नाटका आंध्रा तक ही है, तेलंगाना का कुछ पार्ट है, लेकिन इसको लेके देखते हैं कि देखा जा रहा है कि तेलंगाना का जो काफी लंबा, काफी एक्सटेंडेड एरिया इसके अंडर में है। तो हिस्ट्री का पार्ट होगा ये। देन वी विल स्टडी क्रायोजेनिक इंजन का जो 20 है अभी, CE-20, ये टेक्नोलॉजी को हम लोग जो अपना गगनयान है, हम वहाँ पे एक मैन मिशन की भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हम भेजेंगे। तो मैन रेटेड मिशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ब्लैनेट्स क्या होता है? जो जैसे प्लैनेट्स होता है उसे ब्लैनेट्स होता है। ब्लैनेट्स ब्लैक होल के अराउंड में सर्कुलेट करता है। ये थ्योरेटिकल है, अभी तक कोई इस पे बहुत रियलिटी में कुछ नहीं आया। बेसिक साइंस के अंडर में हो जाएगा। रायसीना हिल डायलॉग अभी कंप्लीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हैं कि क्या हमारा इस पे रहा है। तो लेट्स सी दैट व्हाट इज आवर स्टैंड। थोड़ा सा एक रिपीट हो जाएगा कंटिन्यूअसली, हम इसको पढ़ भी रहे हैं। देन वी विल स्टडी दिस जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप को लेके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी प्रोविजन है, उससे कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ टू लव पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। इसको, इस पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है, उसको देखेंगे। देन वी विल स्टडी देयर इज द प्राइवेट सक्सेस इनटू द मीन मोशन। तो प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हुई है यूएस में, नासा के अंडर में। तो देखते हैं कि ये जीएस पेपर 3 के अंडर में पढ़ेंगे। देन सरोगेसी रूल को जो चेंज किया है कि डोनर्स को भी बोला है कि आप डोनर्स का एग ले सकते हैं पेरेंट्स को। अभी तक ये नहीं था, दिक्कत आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंडर में इसको कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी जो इंडिया मिडिल ईस्ट, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें क्या प्रोग्रेस है और क्या क्या उसका फायदा है, क्या उसका कॉन्सर्न है, क्या उसके चैलेंजेज है, उसको काफी अच्छे से दिया है। तो जीएस पेपर 2 आईआर के अंडर में पढ़ेंगे, मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा। एंड इन द लास्ट वी विल स्टडी दिस जो जेमिनी है गूगल का, एआई, ये इसका इमेज वाला जो है उसको अभी थोड़े देर के लिए पॉज किया है। तो देखते हैं क्यों पॉज किया है, क्या इसमें चेंजेज आ सकते हैं। तो दिस विल बी ऑल अबाउट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज उत्तराखंड का जो है, टू ब्रिंग इन द डैमेज रिकवरेबल। तो इसमें क्या होगा कि अगर कहीं पे भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें
कोई पब्लिक हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, और तो जो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे कॉम्पनसेशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक है कि जो ये इतने लॉस होता था गवर्नमेंट का प्राइवेट का उसका है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू प्रोटेस्ट जैसे आप इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंडर में क्या है। इसके अंडर में यह है कि कंपनसेशन के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठेगा। ट्रिब्यूनल का जो हेड होगा वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। डिस्ट्रिक्ट जज उसको एसेस करेंगे और उसके बाद वो फिक्स करेंगे कि कितना पे करना है। ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में? अभी हल्द्वानी में देखा हमने, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ था, दो कम्युनिटी आपस में क्लैश कर गए थे और उसको लेके था नजूल लैंड को लेके था। नजूल लैंड, व्हाट इज नजूल लैंड? एक गवर्नमेंट लैंड होता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली उसको देख रेख नहीं करता है, मेंटेनेंस नहीं करता, वो किसी और के अंडर में होता है, लीज पे दिया होता है। गवर्नमेंट 99 साल का लीज हो सकता है, 200 साल का हो सकता है, 50 साल का होता है। तो इस पे कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग बना लेते हैं। पहले तो लैंड लीज पे लेते हैं, धीरे धीरे उस पे उसको इंक्रोचमेंट में आ जाता है। तो हमेशा इस पे कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता है। ये हमें वहां पे भी देखने को मिला है। और ये ब्रिटिश टाइम से ही नजूल लैंड का कॉन्सेप्ट आया था। उन्होंने जब ब्रिटिश ने जो किंग अपोज कर रहे थे उनके लैंड को जब कैप्चर किया तो उनके लैंड को ये लोग नजूल लैंड में रख देते थे। तभी से ये नजूल लैंड का कॉन्सेप्ट है। ये इस पे काफी कंट्रोवर्सी होते रहता है। ये न्यूज़ ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कल जो इस पे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो हमारा रिपोर्ट आया है उस पे है कि पॉवर्टी लेवल बिलो 5%, ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है। गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने बोला है कि हमने काफ़ी इसको करा है। यहाँ तक कि नीति आयोग ने भी बोला है। तो इन्होंने बोला है कि अब अगर देखा जाए जिस तरीके से हमने डिक्रीज किया है शेयर ऑफ द फूड, तो शेयर ऑफ द फूड अगर डिक्रीज हुआ है तो लोग उसका एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रहे हैं? उसका एक्सपेंडिचर लोग टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, कार तक खरीद रहे हैं। इतना ज्यादा इनका डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस क्या है? 52% से 46% जो शेयर ऑफ फूड है वो कम हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग का भी देखेंगे कि नीति आयोग ने भी बोला है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 11% आ गया है, और एक ही साल में ये बोल रहे हैं कि 5% के नीचे आ गया है। ठीक है, एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पे एक ट्रेन है, वो ट्रेन बिना ड्राइवर के ही चल रही है। 70 किलोमीटर वो ट्रेन बिना ड्राइवर के चली। लोगों को लगा कि भूत उसके अंदर है, वो चला रहा है। किसी को लगा कि उसको किसी ने चोरी करके वो ट्रेन लेके भाग रहे हैं। उस ट्रेन में 53 वैगन्स थे। डीजल लोकोमोटिव ट्रेन था। हुआ क्या था कि ड्राइवर ने उसको खड़ा किया ट्रेन को, और वहां पे वो भूल गए जो उसका ब्रेक होता है, हैंडल ब्रेक को पुल करना वो भूल गए, और वो ऑटोमेटिक मोड में आके वो चलने लगा। और एक ढलान थी, अब जम्मू एंड कश्मीर से नीचे पंजाब तक तो ढलानी है ना, तो कंटिन्यू चलिए। ये कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तुरंत तुरंत उसको खबर किया गया है हर स्टेशन पे कि यस एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, और उसको रोकने के लिए लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उसको ट्रैक पे रख के रोका गया है। और ये ट्रेन जो कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से था, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में आके रुका है। कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से चली थी बिना ड्राइवर के, इतना दूर ऐसे ही तय किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज भी ट्रेन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये काफी अच्छा एग्जांपल है। ये आप करेज के रूप में लिख सकते हैं कि ये है कि यहाँ पे भी एक रात को 12:30 बजे की बात थी, और ये लोग जहाँ पे रहते थे उसी के सामने ट्रैक पे एक ट्रक जाके रेलवे की पटरी पे फंस गया और वो निकल नहीं पाया। उसी समय दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी, तो अब वो ट्रेन ट्रक से जाके कोलाइड करे उसके पहले ये लोग दौड़ते दौड़ते जाके, इनके पास टॉर्च था, टॉर्च से लोकोमोटिव ड्राइवर को इंडिकेट किया। ये ड्राइवर को लगा कि कुछ तो है, तो फिर ड्राइवर ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो दिस इज गुड थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कंटिन्यूअस न्यूज में है, रेड सी पे जो अटैक, काउंटर अटैक हो रहा है, हाउतीज अटैक कर रहे हैं कि अमेरिकन इजरायली शिप पे, और जो यूएस यूके इनकी जो कोलिशन है इसके अंडर में ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब लोग हैं। ये लोग मिलके हौतीस पे अटैक कर रहे हैं। नियर अबाउट हौतीस पे भी हौतीस नाउ मोर देन 45 अटैक ऑन द कॉमर्शियल शिप पे हौतीस ने किया है। फिर इन लोगों ने काउंटर किया है, नियर अबाउट बराबर ही अटैक है। ओके
तो यहाँ पे देखते हैं कि जो आपको याद रखना है वो हाउती रन टेलीविजन है, उसका नाम है अल मसीरा। ओके, और जो यमन का कैपिटल है उसका नाम है सना। तो प्लीज रिमेंबर दैट, ये दो चीजें प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज राज्यसभा को लेके है। राज्यसभा में इलेक्शन चल रहा है और कांग्रेस ने अपने एमएलएस को व्हीप की दिया हुआ है कि आपको पार्टी के डायरेक्शन के अनुसार ही वोट करना है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे एक जो बेसिक्स होता है वो जानिए कि राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट सिटीजन नहीं देते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर को वो वोट देते हैं। और ये ऐसा नहीं होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो जीत गया। इसमें एक कोटा होता है, कोटा के अनुसार जीत होती है। और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का होता है कि हर पार्टी को भी मिल सकता है। जैसे यूपी में अगर सपा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो अगर 10 सीटें हैं, सीट के अनुसार 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 5 सीटें 3 सीटें सपा को और 5 सीटें बीजेपी को, एज पर द प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्या होता है। अगर टोटल 100 एमएलए हैं, किसी भी स्टेट का एग्जांपल लेता हूँ, और वहाँ पे 10 सीट हुआ जो राज्यसभा के लिए इलेक्शन होता है। 100 एमएलए हैं, ये इलेक्शन देते ये वोट देंगे। और 100 एमएलए में अगर 50 एमएलए बीजेपी के हैं, 30 एमएलए सपा के हैं, 10 एमएलए बीएसपी के हैं और 10 एमएलए कांग्रेस के हैं, तो क्या होगा? इनके प्रोपोर्शनल में 50 है तो इनको 5 सीट मिल जाएगा 10 में से, क्योंकि 50% 100 में से 100 का 50 सीट 50% हुआ, 10 का 50% 5 हुआ, 100 का 30% हुआ, 10 का 30% 3 हुआ, 3 सपा को और 1 इनको और 1 इनको। लेकिन ये होता है कि ये ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर ये वोट जाके इनकी कैंडिडेट को दे दे या ये इनकी कैंडिडेट को दे दे तो वो वोट इनके मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा होता है कि सीट सबको नंबर ऑफ वोट से साइन होते हैं, उनको एक पर्चा दिया जाता है, उस पर्चा पे वो लोग नंबर ऑफ, जैसे जितने भी कैंडिडेट होते हैं, मानिए सपा के 3 कैंडिडेट हुए, तो ये जो सपा का कैंडिडेट होगा 1 2 3 जाके देगा अपने मेंबर को, बीजेपी वाला कैंडिडेट अपने को देगा। लेकिन अभी क्रॉस वोटिंग में नहीं चांस हो जाता है कि सपा वाला जाके बीजेपी वाले को 1 वोट दे देगा तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा, तो इनकी जगह पे इनके बन जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन प्रोपोर्शनल यही होता है कि यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। और इसमें ये भी होता है कि ट्रांसफरेबल होता है। जैसे 3 सीट है, 3 सीट में से एक ही को 300 वोट मिल गया, तो जो 20 वोट है, 10 वोट के बाद 20 वोट बचे, तो वो जो बच्चे 2 हैं उनको ट्रांसफर होगा उनके सेकंड प्रेफरेंस को, क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस तो वो, मानिए ए बी सी 3 उठे हैं, इन्हीं को 300 वोट इन्होंने जाके दे दिया, लेकिन दूसरा प्रेफरेंस इनको दिया, तीसरा इनको दिया है, तो 10 वोट मिलने के बाद जो बाकी 20 वोट है इन दोनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेकंड प्रेफरेंस पे होता है, इसीलिए इसको ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं। तो यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एनजीटी ने डायरेक्शन दिया है 53 सिटीज को, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट फॉर द पोल्यूशन। तो जो डेटा होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने की इंडिकेटर्स को लेकर लेता है? ये 12 पोल्यूटेंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये इंडेक्स बनता है। 12 पोल्यूटेंट्स, सबसे ऊपर पर्टिकुलेट मैटर आते हैं, जो 10 का मतलब 10 mm साइज होता है पर्टिकुलेट, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनको 2.5 का कहा जाता है, PM 2.5। ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि लंग में वो पार्टिकल चले जाएंगे और आपको जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिड रेन में भी का कॉज होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन है, लीड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया भी है, अमोनिया से यूरिया बनता है, प्लीज याद रखिएगा। बेंजीन है, ठीक है, बेंजोपायरीन है, एंड देन आर्सेनिक है, निकिल है, ये सब है, प्लीज याद रखिएगा। आपको याद रखने की जरूरत है कि CO2 और मेथेन नहीं है जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है ना, तो प्लीज रिमेंबर दैट, इतना आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो अतुकल पोंगला है, ये एक फेस्टिवल है
और ये फेस्टिवल केरला का है, प्लीज याद रखिएगा। केरला में एक पर्टिकुलरली इस दिन जो वीमेन से रिलेटेड है, लार्जेस्ट वीमेन का गैदरिंग होता है। और इसमें जो होता है, वीमेन अपने जो एक मिट्टी का ये बर्तन होते हैं, उसमें एक तरीके का ये बनाते हैं प्रसाद, जिसका नाम जो किससे बनता है, राइस, जैगरी, कोकोनट, घी एंड बनाना मिला के लोग बनाते हैं। फिर जो वहाँ की गॉड है उसको ऑफर करते हैं। गॉड का नाम है अत्तुकल भगवती। अत्तुकल भगवती किससे रिलेटेड है, एक तमिल का बहुत ही फेमस एपिक है, उसका नाम है शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम के जो मेन हीरो हीरोइन है उनका नाम है कनिक्की। कनिक्की भी कहते हैं, कनिग्गी भी कहते हैं, और कोवलम है, इनके पति का नाम कोवलम है। इसमें कहानी ये है, ये कोवलम एंड कनग्गी एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। फिर कोवलम का थोड़ा सा चक्कर चलने लगता है, आउटसाइड रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होता है। तो वहाँ पे कनग्गी को ये लगता है कि समझाती हैं इनको, तो ये लोग अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर मदुरई में आते हैं कि वहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं होता है, तो कनग्गी क्या कहती है कि अपना कंगन, हाथ का और पैर के जितने भी ज्वेलरी होते हैं वो निकाल के देती है कि आप बेच के आइए और इससे आप स्टार्ट कीजिएगा। तो जब वो बेचने जाते हैं तो वो जो सुनार होता है, वो चालाक सा होता है, वो ऑलरेडी एक राजा ने वैसा ही जैसे ज्वेलरी ये लेके गई होती है, वैसा राजा ने उसको बनाने के लिए दिया होता है, और वो खुद रख लेता है और राजा से बोल देता है राजा चोरी हो गई। ठीक है, जब वो ये ऐसा ही कंगन लेके जाते हैं तो ये राजा के पास दौड़े दौड़े जाता है, बोलता है कि अरे ये आपका जो चोरी हुआ था ये लोग चोरी किए थे, मिल गया है। सोचा कि फंसा दें, अपने बच जाएगा। तो वो जो कोवलम होता है, राजा उसको बुला के उसको मौत का सजा दे देता है। अब कनग्गी ढूंढते ढूंढते पहुंचती है तो राज दरबार में देखती है अरे इसको तो डेथ हो गया। तो वो काफी गुस्सा आती है, पूछती है क्यों। वो बोलता है कि ये चोरी किया था। तो वो बोली वो तो मेरा है। तो वो सबूत देती है कि उसके कड़े के अंदर तोड़ो, उसके अंदर ये है मेरे वाले के। और वो रानी का जो कड़ा होता है, जो कंगन होता है, उसमें वो नहीं होता है। तो फिर वो कन्नगी बहुत गुस्साती है, वो पूरा अपना भयानक रूप दिखाती हैं और पूरे मदुरई शहर को जला देती हैं। फिर वहां से वो जा रही होती हैं केरला की तरफ। तो वो रास्ते में अत्तुकल जगह पड़ता है जहाँ पे ये फेस्टिवल होता है। वहाँ पे वो आराम करते हैं तो लोग उनको ऑफरिंग के लिए ये बना के ला के ऑफर करते हैं, रेस्ट करती हैं वहाँ पे। तभी से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये वो जा रही होती हैं कुडुंगलोर। कुडुंगलोर केरला के एक नॉर्दर्न एरिया में सिचुएटेड है, और ये साउदर्न में है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वेयर इज इट सिचुएटेड। ये है अत्तुकल, और यहाँ पे मदुरई था, यहाँ से ये आती हैं यहाँ पे और ये जा रही होती है कोडुगलूर। ओके, तो फिर यही इसकी स्टोरी है। तो प्लीज रिमेम्बर what is the main thing about this. Attukal Bhagwati is the name of the temple. Okay, and Attukal Pongal festival इसको कहते हैं। ये लार्जेस्ट गैदरिंग वीमेन का इंडिया में अभी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो एक बीमारी को लेके है। इस बीमारी का नाम है फ्रंटो टेम्पोरल डायमेंशिया। इसमें यह है कि आदमी अजीब अजीब हरकतें करता है, वो भूल जाता है, उसके अपने दिमाग पे जो कंट्रोल होता है वो भूल जाता है। ऐसा एक केस आया है कि एक 60 साल के नियर अबाउट 58 ईयर के ओल्ड प्रोफेसर थे, वो गए थे सामान खरीदने और उन्होंने कुछ सामान चुपके से उठा दिया बिना पैसे दिए। फिर दुकानदार ने देख लिया कैमरे में, फिर देखा तो फिर उनके बच्चे को बुलाया। तो बच्चे को बड़ा वो अजीब लगा कि ऑकवर्ड सिचुएशन था, कितना सस्ता चीज क्यों, मतलब ये। तो ऐसे ऐसे बिहेवियर उनके कुछ महीनों से ये लोग देख रहे थे, 6 महीने से, कि ऐसे ऐसे मजाक कर रहे थे जो एक्सेप्टेबल नहीं था। फैमिली में किसी को कुछ बोल देते थे। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि अरे कुछ तो इनका न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट है, कुछ तो है इनका। तो बाद में इसका उनका MRI किया गया तो ब्रेन में उनके ये कंडीशन पाया गया है। तो जस्ट यू शुड नो, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, चालुक्य रेन से रिलेटेड एक टेम्पल मिला है, और वो मिला है तेलंगाना के बहुत ही किनारे सुदूर स्थित जगह पे। तो अभी तक हमें लगता था कि कर्नाटका जो अभी तक हमें लगता था कि जो ये चालुक्य दिन था
वो कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्रा था। तेलंगाना में उतना अंदर तक नहीं था, तेलंगाना में था, लेकिन जो बादामी था, जो बादामी चालुक्य थे, वो लगता था कि तेलंगाना में उतना इंटीरियर तक नहीं है। लेकिन अभी इस टेम्पल का जो लोकेशन है उसको देख के लग रहा है कि इनका जो एक्सटेंट था, जो इनका टेरिटोरियल था, वो काफी अंदर तक था। चालुक्य रीन कितने कितने ईयर्स तक था? 543 से 1000 नियर अबाउट 83 तक था। और इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। एक तो चालुक्य बादामी, देन इट इज द चालुक्य वेस्टर्न चालुक्य, और उसके बाद जो होता है वो चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य, जिनका कैपिटल वेगी था। तो पहला था चालुक्य ऑफ बादामी, ये इनिशियल थे। उसके बाद वेस्टर्न चालुक्य है, और उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य है। 3 पार्ट में ये है। प्लीज रिमेम्बर दिस। और इनका इनका अर्ली स्टेज पे था, ये 530 से नियर अबाउट 750 तक आके इनका खत्म होता है। फिर ये 300 ईयर्स के लिए आते हैं बीच में, और बाद में सबसे लास्ट में इनका होता है 1083 या 85 तक इनका होता है। ओके, तो दिस 3 आप इसको मेडिएवल एंड द एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये काफ़ी इलांगेटेड वे में, काफ़ी डिटेल मैनर में आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा बहुत और बेसिक्स देख लेते हैं चालुक्य से रिलेटेड, वेयर दे वर सिचुएटेड। ओके, तो यस, लेट्स सी वेयर द चालुक्य। यस, ये है अर्ली चालुक्य, चालुक्य ऑफ बादामी, चालुक्य ऑफ कल्याणी, जिन वेस्टर्न चालुक्य, एंड चालुक्य ऑफ वेंगी। वेंगी ये कैपिटल था, कल्याणी कैपिटल था, और बादामी कैपिटल था। ये इनका है 1070 तक लास्ट है, 5043। और ये याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो चालुक्य बादामी के थे, पुलकेशिन II। ये इनका एरिया है जो माना जाता है। अभी तो ये पूरा, अब तो मुझे लग रहा है कि ये सब तेलंगाना आ गया। ये ईस्टर्न पार्ट में भी थे, जो ईस्टर्न चालुक्य थे, जिनका कैपिटल वेगी था। पुलकेशिन II जो थे वो हर्षवर्धन के साथ में थे। हर्षवर्धन के साथ इनका काफ़ी फाइट भी हुआ था, और यू विल स्टडी दैट ये हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन II दोनों ही सबसे पावरफुल रूलर अपने अपने डायनेस्टी के माने जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो। और इनके टाइम पे जो टेम्पल था वो वेसराय स्टाइल था। लेट मी शो यू दिस टेम्पल। एक सबसे फेमस टेम्पल है ये पट्टडकल में, ये इनका सबसे फेमस टेम्पल है। इसको ए वेसरा स्टाइल है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ द्रविडियन स्टाइल एंड नागरा स्टाइल। और एक भूतनाथ टेम्पल भी इनका बहुत फेमस है। दिस इज अगेन दिस इज द मिक्सचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल एज वेल एज द नागरा स्टाइल, क्योंकि द्रविडियन स्टाइल में गोपुरम का कॉन्सेप्ट है, और नागरा स्टाइल में जो ये गर्भागिरी है वो टॉलेस्ट होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट है। तो यू शुड रिमेम्बर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एसोसिएटेड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। दिस इज द ब्रिज ऑफ द केबल स्टेट ब्रिज, क्योंकि केबल लगा हुआ है इसमें। देखिएगा, केबल के बेसिस पे इसका सपोर्ट सिस्टम है, और ये डायगोनलिस्टिक काफ़ी केबल पे बेस्ड होता है। एक बार मैं इसका एक बड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ, इट विल गेट गिव यू क्लियरिटी। ओके, ये है, यही ये केबल वाला है लुक। तो ये इसके कई लुक हैं। यहाँ यहाँ ये केबल है, चारों तरफ से केबल काफ़ी इसको इसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो यू शुड नो, इसका नाम है सुदर्शन सेतु। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज नोन एज द सुदर्शन सेतु। ये अभी तक का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, और इसकी जो लंबाई है 2.3 किलोमीटर है, एंड इट इज लिंकिंग ओखा टू द बेट द्वारका। ओके, मोदी जी ने और भी एम्स का इनागुरेशन किया है, राजकोट एम्स का किया है, फिर इन्होंने भटिंडा, फिर रायबरेली, कल्याणी जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता के काफ़ी पास है, एंड दिस इज द
मंगलागिरी, ये आंध्र प्रदेश में, ये जो वहाँ का नया कैपिटल बन रहा है अमरावती, उसके पास है। तो प्लीज यू शुड रिमेंबर, रायबरेली तो आपको याद ही है, भटिंडा आपको याद ही होगा। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो है वो इसरो का जो CE-20 इंजन है, लॉन्च पैड, जो अभी हम लोग क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन में हम लिक्विड फ्यूल की यूज कर रहे हैं, और लिक्विड फ्यूल में सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये काफी टफ टेक्नोलॉजी होता है, क्योंकि इसमें लिक्विड को हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखना काफी कठिन है, क्योंकि इसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए इसको माइनस नियर अबाउट 253 डिग्री रखना पड़ता है हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन को -184 डिग्री के आसपास रखना होता है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसका ये फायदा होता है कि इसका जो थ्रस्ट होता है काफी हाई होता है, स्पीड काफी हाई होगा। इसका स्पीड देखिए 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो सॉलिड में हम यूज करते थे डाइमेथिल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड, ओके, तो इसका जो स्पीड था 3.5 किलोमीटर था, तो कहीं ना कहीं पर सेकेंड। ओके, तो देयर हैज बीन द चेंज एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इट अंडर द गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन, जिसको पहले इस लॉन्च पैड का नाम था GSLV MK3, अब इसको हम कह रहे हैं LVM3। तो प्लीज रिमेंबर, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को याद रखिए, इसका मेन कंपोनेंट यही है कि हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं, और दिस विल बी वेरी इफिशिएंट एज कंपेयर टू द अदर फ्यूल दैट वी वर यूजिंग प्रीवियसली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये प्लैनेट्स है। अगर पूछ दे प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स है जो कि जो ब्लैक होल है उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। ये अभी तक कोई रियल एग्जांपल नहीं मिला है, कि इमेजिनरी एग्जांपल है। तो जस्ट यू शुड नो इन द थ्योरी whom we tell the planets। ऑलरेडी इस आर्टिकल पे काफी हमने पढ़ा है कि फलस्तीनियन स्टेटहुड की बात कंटिन्यू चल रही है, तो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। कंटिन्यूसली वही बात हो रही है कि अभी क्या सिचुएशन है, कैसे इजराइल का होगा, तो ऑलरेडी हमने कवर बहुत किया। नेक्स्ट ये भी न्यूज वही है सेम, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आया है, उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप को लेके जो क्लॉज है कि आपको रजिस्ट्रार के पास अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा 1 महीने के अंदर में, फिर टर्मिनेट आप हो रहे हैं तो जाके कराइए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट करेगा, कि स्टेट हमारी लाइफ के अंडर में आ जाएगा, कि हम क्या कर रहे हैं उसका मिसयूज होगा। अभी भी लिव इन रिलेशनशिप इज वेरी डिफिकल्ट, पीपल डू नॉट एक्सेप्ट, और वो लिव इन रिलेशनशिप इसीलिए करते हैं कि क्योंकि फ्रीडम हो। अगर आप सारे कानूनी ये सब करें तो फिर शादी का, मैरिज का ही तो एक्सेप्ट नहीं कर लेते वो लोग। कहीं ना कहीं मैरिज के आउटसाइड रह के दे वांट टू लिव इन रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई दे वांट टू दिस रिलेशनशिप। बिसाइड दैट, अगर आप ये करेंगे फिर आप वो रजिस्ट्रार है वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करने का प्रोविजन है। अब पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं दे विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग एंड हैरेसिंग द कपल। और उस कंडीशन में अगर वो इंटर मैरिज हो या इंटर कास्ट हो या इंटर रिलीजन हो, तो वो जो होता है एक्सप्लॉइटेशन एकदम पीक पे चला जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत से जो ऑनर किलिंग है इंटर रिलीजन में, इंटर कास्ट में, वो और ज़्यादा होने लगेगा। बिसाइड दैट कि टर्मिनेशन पे भी बताने को बोला है, अगर नहीं करे तो इसको क्रिमिनल एक्ट बना दिया। क्रिमिनल क्योंकि वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों है। तो ऐसे हमने मोरालिटी के बेसिस पे लॉ पहले भी देखे हैं, जैसे कि एडल्ट्री का था, एडल्ट्री भी मोरालिटी पे भी था, जहाँ पे अगर वहाँ पे कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन था तो भी पनिशमेंट का प्रोविजन था। उसको सुप्रीम कोर्ट का केस है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें नल एंड वॉइड किया है। फिर उसके बाद सेम केस इनका भी है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि देखिए क्या होता है आगे। तो दिस इज नॉट ए बिट मीन्स प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वो एक प्राइवेट लैंड मून जो मिशन था वो सक्सेस है, और वो है यूएस का नासा के सपोर्ट से हुआ है। इसको इंट्यूटिव मशीन कंपनी का नाम है। इस इंट्यूटिव मशीन कंपनी ने एक सक्सेसफुली रोबोट क्राफ्ट को भेजा है मून पे, एंड दैट हैज लैंडेड इन ए सक्सेसफुल मैनर। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये प्राइवेट सेक्टर का एंट्री है कि स्पेस मिशन में, कहीं ना कहीं इसके फायदे भी हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। एक चीज़ और यहाँ पे दिया है कि रशिया का जो लूना 25 मिशन है वो फेल हो गया है। उससे ये दिखता है कि
जो रस्सा का पीक पे जाके फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे ये डाउन नीचे आ गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम एडिटोरियल से ही है, रायसेना डायलॉग जो अभी कंप्लीट हुआ है उसमें हमने देखा है, इसको मैं मोस्टली हमने देखा है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया विश्व मित्र है, विश्व गुरु भी हो गया, विश्व मित्र हो गया। एंड इन्होंने बोला है कि आपको एक चीज याद रखना है कि ग्रीक प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉर्गोरेट किया था, इनका नाम है किरियोकोस मित्सोटाकिस। ओके, ये इनका नाम है, तो प्लीज रिमेंबर। और यहाँ पे हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात यहाँ पे भी जोर देके बोला कि हमको इस पे करना है, रिलायबल करना है। ओके, एंड यहाँ पे जो डिस्कशन है कि रिफॉर्म कैसे किया जाए, गवर्नेंस ऑफ द यूएन, रिफॉर्म इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिला है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि इस रायसेना डायलॉग में जो G20 के फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही थी ब्राजील में, उसके कारण ब्राजील और P5 एंड G7 के कंट्रीज, जहाँ तक ब्रिक्स जो 10 अब हो गया, उसके भी कंट्रीज एब्सेंट थे। लेकिन एक चीज देखा गया कि बाल्टिक नॉर्डिक फोरम जो है 7 कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है, 5 नॉर्डिक है। नॉर्डिक में प्लीज याद रखिएगा 3 तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, एक आइलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, और एक डेनमार्क हो गया, 5 ये हो गए। बाल्टिक में जो बाल्टिक सी के कॉर्नर पे हैं, जो शोर पे हैं, बाल्टिक सी का जो कोस्टल एरिया है, तीनों स्टेट वहीं से बॉर्डरिंग है। पहला लिथुआनिया है, स्टोविया है, स्टोविया है, एंड यस लैटविया है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग, 5 कंट्रीज। एक बार मैं शो भी कर देता हूँ आपको मैप में, ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी होगा। लेट शो मी। ओके, तो इस्टोनिया ये हो गया, लैटविया हो गया एंड लिथुआनिया हो गया, ये बाल्टिक सी के है। और ये इधर हो गए ये कंट्रीज जो नॉर्डिक कंट्रीज है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन यहाँ हो गया, फिनलैंड यहाँ हो गया, और आइसलैंड यहाँ हो गया। तो प्लीज रिमेंबर दिस 8 कंट्रीज। ओके, और क्या इसमें देखा गया कि यहाँ पे अब रशिया यूक्रेन वार का जितने भी यूरोपियन कंट्री थे क्रिटिसाइज किए। अब चाइना और रशिया दोनों एब्सेंट थे, तो इनका पक्ष तो बैलेंस नहीं हो पाया, तो दैट इज नॉट गुड। बिसाइड दैट कि यहाँ पे जो गाजा का सोल्यूशन था उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, वो भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उतना बैलेंस नहीं था रायसेना डायलॉग जो होना चाहिए था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो सरोगेसी रूल को चेंज किया गया, हाउ वाई वी हैव मॉडिफाइड दिस रूल। तो क्यों मॉडिफाई किया गया? फर्स्ट थिंग कि इसमें जो एक कमी थी कि जो इसका बेसिक्स है कि पेरेंट्स हैं और वो सरोगेट मदर एक होंगी, इनके एग्स एंड इनके स्पर्म लेके हम इनके यूटेरस में उसको इंसर्ट करेंगे और उसको डेवलप करेंगे, और आफ्टर 9 मंथ व्हेन द चाइल्ड टेक द बर्थ, इन पे क्लेम इन पे चला जाएगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ओके, ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स ये होंगे। ओके, इसमें ये बोला कि रूल में पहले ये था कि ये अपना ही जीगोट जो मदर है वो एक्स देते हैं, फादर स्पर्म देंगे, और उसके बाद बच्चा इनके यूटेरस में वो इंसर्ट होगा। अब ये था कि यही दे सकते हैं, तीसरा नहीं दे सकता है। अब ये था कि इसमें से एक बीमार है, एक फर्टाइल नहीं है, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, तो फिर तो ये बच्चा चाहे भी तो सरोगेसी का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये कोर्ट में गए, जैसे कि एक अभी केस था, उसमें ये था कि मदर को बीमारी थी, उस बीमारी का नाम यहाँ पे है। इस बीमारी से इनको मैरियर रोकिंस्की कुस्टर हाउजियर सिंड्रोम था। तो इसमें इनका एग जो होता है फर्टाइल एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं ऐसी फीमेल। तो इनमें था कि अब हम थर्ड डोनर को अलाउ ही नहीं किया रूल में, तो फिर सरोगेसी तो मेरे लिए फायदे नहीं है, फिर मेरा राइट टू इक्वालिटी होना को वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रूल बदल लिए। तो यही रूल बदला, कहा कि यहाँ पे किसी थर्ड डोनर का भी एग लेके यहाँ पे जाइगोट को इंसर्ट कर सकते हैं, या तो जो लेडी सरोगेट मदर है उनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। फिर इसमें ये था कि सिंगल वुमेन को लेके अभी भी नहीं है, और यहाँ पे नहीं अलाउड किया। सिंगल वुमेन में अब जैसे डाइवोर्सी या विडोड हैं उनको अलाउ किया है, लेकिन उनको बोला है कि आप अपना ही एग दीजिए, आप किसी का नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अभी भी ये कंट्रोवर्शियल है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है अगेन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके है कि अभी तक इस पे क्या प्रोग्रेस है, इसको क्यों जरूरत पड़ रही है। पहली बात, जरूरत इसलिए है कि अभी हमने देखा है कि ये जो अटैक हो रहा है बब अल मंडाब जो स्ट्रेट है जहाँ से होके मैक्सिमम इंडिया का जो यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के लिए हमारा जो भी होता है यहीं से पास होता है और यहाँ पे अटैक हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें काफ़ी लंबा रूट केप ऑफ गुड होप से होके यूरोप जाना पड़ रहा है। तो एक तरीके से हमारा जो ऑयल जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर रूट लंबा हो गया तो ऑयल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ गया। फिर आपको जो एश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस उसका जो कराना होता है वो कॉस्टली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट हमारा ज़्यादा पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये इंडिया मिडिल ईस्ट ये जो कॉरिडोर है वो हमारा कहीं ना कहीं 30 to 40% हमारा कॉस्ट कटिंग कर सकता था अगर बन जाए तो। और इसका हमने कब स्टार्ट किया था, जब अभी G20 का मीटिंग था वहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट लाया था, प्रपोज किया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाएंगे। तो ये स्टेटस है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, यूरोपियन कंट्री उतना जोश नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होके जा रहा है। इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो उसका कब्जा है ईरान का है, ईरान का कंट्रोल है एंड दैट्स व्हाई द पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस फ्रॉम द यूरोप। तो एक बार मैं आपको शो करता हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यही है, ये वाला एरिया, और यहीं से होके जाने वाला है। अब जो हमारा प्लान है वो ये है, एक बार मैं आपको शो कर दूं। यहाँ से हम आने वाले स्टेट यूएई में, सऊदी अरबिया से होते हुए, इजराइल होते हुए फिर हम ग्रीस जाएंगे। पायरियस यहाँ का ग्रीस का जो पोर्ट है, फिर हम यूरोप में एंट्री मारेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका जो कंट्रोल है वो ईरान का है। यूरोप के बहुत से कंट्रीज हैप्पी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो इसको रिलुक करने की बात हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक डिस्कशन है कि ऐसा नहीं है जितना फायदा दिख रहा है उतना होगा। आप दिखा रहे हैं कि 40% कॉस्ट कटिंग है, लेकिन इतना होगा नहीं क्योंकि ये जो रूट है वो कई कंट्रीज से होके पास कर रहा है, डिफरेंट रूल रेगुलेशन है। ट्रांजिशन में जो कास्ट है वो बढ़ेगा, जब कॉस्ट बढ़ेगा, ऐसे आप डायरेक्ट सी से चले जा रहे थे, अब आप कई कंट्रीज कई सी वाटर बॉडीज को क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि एक कमिटी बैठा के एक आप उस पर पूरा एनालिसिस करवाइए एंड देन यू शुड गो फॉर द फर्दर यू शुड गो अहेड ऑन द दिस प्रोजेक्ट। और ये भी बोला है कि कहीं ना कहीं हम जो हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक हम कर सकते हैं, ओमान को भी ला सकते हैं। ओमान बीच में था, ओमान अगर आ जाए, ओमान एक बार मैं दिखा दूं आपको, ओमान ये ओमान है। अब ये कह रहे हैं कि हम इस यहाँ जाने के बदले यहाँ से डायरेक्ट चले जाए, तो कहीं ना कहीं ये वाला ईरान वाली चीज़ें हट जाएंगी, तो इसमें भी कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, इसीलिए अभी तक ये ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं है ये अभी तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लास्ट न्यूज़ है हमारा, एक बार देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ रहा है। गूगल ने अपना जेमिनी एआई लाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेमिनी एक चैटबॉट है, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका रिप्लाई करेगा। इमेज भी बना के देने लगा था, तो इमेज का कुछ मिसयूज हुआ था, कुछ पर्सनालिटी का कुछ न्यूड पिक्चर, कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर आ गए थे, उनका मिसयूज हुआ था। इलेक्शन में भी मिसयूज हुआ था। ऐसे हमने सोरा एक टेक्नोलॉजी आई थी, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ये वीडियो बना देता था। जैसे वो किसी का भी आप बोले कि ये वाला वीडियो चाहिए तो वैसा, तो कहीं ना कहीं इसका भी मिसयूज हुआ था। तो दोनों का अभी तो इसका जो जेमिनी है उसमें इमेज नहीं दे रहे, अभी रोक के रखा है कि इसको कैसे फिल्टर किया जाए ताकि मिसयूज ना हो। सोरा ने ये किया कि फिल्टर लगा दिया है ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी किसी पर्सनालिटी का पर्सनल वीडियो की बात आएगी या कोई वायलेंट सेक्सुअल हेटफुल लैंग्वेज का यूज होगा तो वो हम फिल्टर कर देंगे, उसका जवाब ही नहीं देंगे। तो यू शुड नो सोरा एंड जेमिनी दे आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उससे कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल कंप्लीट आवर सेशन। सो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आज हमारे टॉपिक के थे और आपको आंसर देना है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और इसका जो डिस्कशन होगा सोल्यूशन का वो हम जो अपना फ्यूरियस 5 सेशन है उसमें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन।
Consider following statement with reference to the recent controversy surrounding the Najul land in Haldwani, Uttarakhand. First, the root of Najul land lies in British colonial period. Najul lands are governed by the uniform central legislation. Which of the above statement is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 2. Consider the following statements. Jammu and Kashmir, following states. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश. हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेट्स हैव? यहाँ पे ये स्टेट ही होगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा. स्टेट्स have enacted legislation similar to the Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Bill. Only one, only two, only three, all the four. Please answer. Question number 3. Consider following statement about the Uttarakhand Public and Private Damage Recovery Bill. The bill allows for the confiscation of property of those found guilty in damaging public and private property. 2. The bill requires an investigation by a tribunal before any action can be taken. Which of the above statement is are correct? Only one, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 4. Which of the following is a potential concern raised about the laws similar to the Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Bill? They enhance the right to private property owner. They might curb the fundamental right to protest. They increase the transparency of judicial proceeding. They promote communal harmony. Please answer. Question number 5. Which of the following factor is primary determinant for the allocation of the Rajya Sabha seat in different states of India? Area of the state, revenue contribution of the state to central government, literacy rate of the state, population of the state. Please answer. Question number 6. The election of Rajya Sabha member uses single transferable vote system. This system implies that an MLA can cast only one vote in Rajya Sabha election. An MLA's vote can transfer if it exceeds the quota needed to elect a candidate. An MLA's vote is counted only once regardless of preference. D. All MLAs must vote for the candidate from their state. Question number 7. Consider following statement. Member of Rajya Sabha are chosen directly by the citizen of India. Second, the system of proportional representation is used in election of Rajya Sabha member. Which of the above statement is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Please answer. Now we have covered most of the relevant areas for the today's newspaper, and here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.